स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी अनन्या द क्राउन बियॉन्ड ब्लड ए सीक्वल टू रिटर्न ऑफ द इलेजिटिमेट डॉटर, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 25। वो घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दरबार हॉल में की गई जहां कभी एक हैरान अदालत के सामने अनन्या को वैध वारिस घोषित किया गया था। यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था जिस पर उसने जोर दिया था, क्योंकि अगर परिवार को किसी पुरानी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना ही था तो वो उसी कमरे में होना चाहिए था जहां उन्होंने कभी गोपनीयता के बजाय ईमानदारी को चुना था। सबसे पहले विक्रमादित्य ने बोलना शुरू किया। उन्होंने इतिहास को साफ साफ सबके सामने रख दिया। ठंडे बस्ते में डाला गया ऑडिट, मंदिर के डाइवर्ट किए गए फंड और उसके पैदा होने से पहले की 2 पीढ़ियों द्वारा परिवार की साख बचाने के लिए लिया गया फैसला, न कि उन गांवों की साख बचाने के लिए जिन्हें धोखा मिला था। उन्होंने बातों को मीठा करके नहीं कहा, उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। फिर अनन्या खड़ी हुई और कमरे का सारा ध्यान उसकी तरफ वैसे ही खींच गया जैसे जब भी वो बोलती है हमेशा खींच जाता है। उसने हॉल में अपनी साफ और स्थिर आवाज में कहा, मेरे परिवार ने 1 दशक से भी ज्यादा पहले एक गलती की थी। हम आज यहाँ उसके लिए माफी मांगने नहीं आए हैं। हम आपको ये बताने आए हैं कि हम इसे सुधारने के लिए सार्वजनिक रूप से और पूरी तरह से क्या करने का इरादा रखते हैं। उसने नए ट्रस्ट के बारे में बताया, स्वतंत्र निगरानी, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, हर तिमाही में अपडेट होने वाला पब्लिक लेजर, 12 गांवों के स्कूलों, क्लिनिकों और पानी के बुनियादी ढांचे के लिए सीधी फंडिंग, जिसे बिना किसी एक परिवार के सदस्य के पैसों के वितरण पर पूरा नियंत्रण रखे बिना चलाया जाएगा। वे पत्रकार जो कभी सिंहासन हथियाने वाली मुंबई की किसी अजनबी के बारे में अफवाहें फैलाकर उसे परेशान करते थे, अब लगभग सम्मान के भाव के साथ अपने नोटपैड पर कुछ लिख रहे थे। एक रिपोर्टर, एक राष्ट्रीय दैनिक की वही युवा महिला पत्रकार जिसने 2 साल पहले बलवंत के ट्रायल को कवर किया था, उसने अपना हाथ उठाया। राजकुमारी अनन्या, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि यह सिर्फ अच्छी पब्लिसिटी स्टंट है जिसे बलवंत की सजा के तुरंत बाद बहुत सही समय पर प्लान किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगी? अनन्या ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं ये कहूंगी कि जो परिवार वाकई अच्छी पब्लिसिटी चाहता वो इसे चुपचाप किसी ऐसे प्रेस रिलीज के जरिए करता जिसकी किसी को जांच परख करने की जरूरत न पड़ती। हम इसे आपके सामने लेजर खोलकर कर रहे हैं, खासतौर पर इसलिए ताकि किसी को भी हमारी बात पर आंख मूंद कर भरोसा न करना पड़े। हमसे कुछ भी पूछिए, खुद पैसों के रास्तों, फंड्स की जांच कीजिए। यही तो इसका पूरा मकसद है। इस बार कमरे के पास वापस कहने के लिए कोई तीखी बात नहीं थी। अध्याय 26। एक नए किस्म का दुश्मन। इस घोषणा को देखने वाला हर कोई इस तारीफ में शामिल नहीं था। 200 किलोमीटर दूर एक शानदार दफ्तर में देवेंद्र प्रताप चौहान नाम का एक शख्स, जो अपने मौजूदा पोर्टफोलियो से कहीं आगे की महत्वाकांक्षाओं वाला एक उभरता हुआ राज्य मंत्री था, एक छोटी सी हिसाब किताब वाली त्योरियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। स्क्रीन से नजर हटाए बिना उसने अपने सहायक एड से कहा, वो अपना बेस तैयार कर रही है। गांव, ट्रस्ट, लोगों का भरोसा। वो लड़की सिर्फ अपने परिवार की साख नहीं बचा रही है, वो इस बात की जमीन तैयार कर रही है कि राजनीति में उसका वजूद हो, चाहे उसे अभी इसका एहसास हो या नहीं। सर, वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतर रही है। वो एक शाही परिवार से है, कोई उम्मीदवार नहीं। चौहान ने कहा, रईसों को अहमियत पाने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस लोगों के इतने भरोसे की जरूरत होती है कि वे जिस किसी का भी समर्थन कर दे वो इन जिलों में अजेय बन जाए। आज 12 गांव है। जब ये बात फैल जाएगी कि राजगढ़ वास्तव में अपने वादों को निभाता है तो ऐसे कितने गांव और हो जाएंगे? उसका सहायक थोड़ा ही हिचकिचाया। आपको लगता है कि वो आपके फिर से चुने जाने की उम्मीदवारी री-इलेक्शन बिड के लिए खतरा है? चौहान ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि जो लड़की राज्य से जुड़े एक ठाकुर को नीचे गिरा सकती है, लाइव टेलीविजन पर एक विधायक की बोलती बंद कर सकती है और अब प्रायश्चित के तौर पर 4 करोड़ रुपये खुलेआम दान दे सकती है, वो बिल्कुल ऐसी इंसान है जिसके साथ कोई समझदार आदमी या तो दोस्त बनता है या प्रतिद्वंद्वी बनने से पहले ही उसे रास्ते से हटा देता है। उसने आखिरकार स्क्रीन से अपनी नजरें हटाईं। उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। वो जिस इन्वेस्टिगेटर के साथ है उसके बारे में, पुराने मामलों के बारे में, परिवार के बारे में, सब कुछ। मैं यह अच्छी तरह जानना चाहता हूं कि मैं किस तरह की महिला से डील कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं ये तय करूं कि वह मेरे लिए क्या साबित होने वाली है। अध्याय 27। असेंबली में कानाफूसी मुसीबत के पहले संकेत बड़े ही शातिर तरीके से मिले। राज्य विधानसभा का एक सत्र, जो दिखावे के लिए तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे की फंडिंग पर था,
जहां चौहान एक अलग ही बिल पर बोलने के लिए उठे और किसी तरह राजगढ़ का नाम लेने की वजह ढूंढ ही ली। उन्होंने एक ऐसे सदन में बड़े सहज अंदाज में कहा, हमने कुछ शाही परिवारों की तरफ से हाल ही में दिए गए उदारता भरे इशारे देखे हैं, जबकि उस सत्र में शाही परिवारों पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। बेशक ये तारीफ के काबिल है। हालांकि कोई भी यह सोच सकता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो एक बहुत ही सार्वजनिक क्रिमिनल ट्रायल के खत्म होने के ठीक बाद अचानक 4 करोड़ रुपए की सार्वजनिक चैरिटी करने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि इस बात पर कुछ असहज सवाल वैसे ही अनुत्तरित रह गए कि वह भ्रष्टाचार असल में कितना गहरा था। उस टिप्पणी में कोई सीधा आरोप नहीं लगाया गया था। उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। शाम तक 3 अलग अलग न्यूज चैनल ऐसे सेगमेंट प्रसारित कर रहे थे जिनमें बहुत सावधानी से तटस्थ, न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या राजगढ़ ट्रस्ट एक सच्ची सुधार प्रक्रिया थी या फिर अभी तक पूरी तरह से सामने न आ पाए भ्रष्टाचार को छुपाने का डैमेज कंट्रोल था। अनन्या ने उस रात देर तक इस कवरेज को पढ़ा। उसका जबड़ा भींच गया। कबीर उसके बगल में अपने फोन पर वही हेडलाइन स्क्रॉल कर रहे थे। कबीर ने कहा, वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। बातें इतनी अस्पष्ट, वाग हैं कि उन पर मानहानि, डिफेमेशन का मुकदमा न किया जा सके, और इतनी सटीक हैं कि लोगों के मन में शक के बीज बो सकें। यह उनकी पुरानी चाल है। अनन्या ने पूछा, वो कौन है? असल में देव इंद्र प्रताप चौहान राज्य के मंत्री अभी कृषि विभाग संभाल रहे हैं। हालांकि हर कोई यह मान रहा है कि वह कैबिनेट में प्रमोशन की ताक में है। शायद 1 दशक में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। महत्वाकांक्षी है, अच्छे संपर्क वाले हैं, और राणे के मुताबिक जनता की नजरों में किसी को भी अपनी प्रतिद्वंद्विता से गिराने के लिए चुनिंदा लीक्स का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। कबीर ने अपना फोन नीचे रख दिया। राणे को लगता है कि वो पानी की थाह ले रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे बिना किसी सीधे आरोप के सिर्फ इशारों से कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसके बाद ही यह तय करेंगे कि इस मामले को आगे और बढ़ाना है या नहीं। अनन्या ने अंधेरे बगीचे की तरफ देखा। यह वही जगह थी जहां 2 साल पहले उसने रात के वक्त बलवंत की जहरीली फुसफुसाहट को पहली बार सुना था। दुश्मन अलग था, पर एहसास पुराना वाला ही था। उसने खुद से ज्यादा कबीर से धीमे से कहा, अब मैं 16 साल की नहीं हूं। मैं सूट पहने किसी आदमी को अपनी बातों और इशारों से वो सब करने नहीं दूंगी जो बलवंत जहर के दम पर भी नहीं कर पाया था। कबीर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। ठीक से उसे ढांढस बंधाने के लिए नहीं, उसे इसके लिए किसी दिलासे की जरूरत नहीं थी। इस बात के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि एकजुटता के एक शांत इशारे के तौर पर। तुम क्या करना चाहती हो? अनन्या की आंखें शांत थीं, उसकी आवाज उससे भी ज्यादा स्थिर थी। मैं ये पता लगाना चाहती हूं कि देवेंद्र प्रताप चौहान असल में उस महत्वाकांक्षी सी मुस्कान के पीछे क्या छुपा रहे हैं। उन जैसे लोग कभी उतने साफ सुथरे नहीं होते जितना वे दिखाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 28। जवाब में खोजबीन राणे ने आधिकारिक माध्यमों से जो कुछ भी जुटा सकता था वो सब इकट्ठा कर लिया। वोटर रिकॉर्ड, संपत्ति की घोषणाएं, पुराने अखबारों के आर्काइव। लेकिन ये कबीर के गैर आधिकारिक तरीके थे जिन्होंने सबसे पहला असली सुराग ढूंढ निकाला। 20 साल पुराना जमीन के विवाद का एक मामला जिसे बहुत पहले सुलझा लिया गया था और लोग उसे भूल चुके थे, जिसमें एक बहुत कम उम्र के देवेंद्र चौहान और कोटा के बाहर कृषि भूमि के एक साधारण से टुकड़े का मामला शामिल था। कबीर ने पुराने अदालती दस्तावेजों को स्टडी टेबल पर फैलाते हुए कहा, देखने में ये बहुत बड़ा मामला नहीं लगता। विवादित चरागाह, ग्रेजिंग लैंड की जमीन को लेकर चौहान के परिवार ने एक सिविल मुकदमा हार दिया था। जुर्माना भरा, आगे बढ़ गए। आम ग्रामीण विवाद है, हर साल ऐसे हजारों मामले आते हैं। तो फिर यह मायने क्यों रखता है? कबीर ने उस पीले पड़ चुके दस्तावेज पर एक नाम थपथपाया। क्योंकि शिकायत करने वाला प्लेंटिफ कौन था? जिस जमीन पर विवाद था वो असल में एक मंदिर ट्रस्ट की थी, वही ट्रस्ट जो आपके नए फंड में शामिल 12 गांवों में से एक के अंतर्गत आता है। अनन्या सीधे होकर बैठ गई। आप मुझसे कह रहे हैं कि चौहान के परिवार ने हमारे नए ट्रस्ट वाले गांवों के ही ट्रस्ट से जमीन चुराई थी? कबीर ने बड़े सावधानी से कहा, मैं कह रहा हूं कि यह मुमकिन है। दस्तावेज पुराने और अधूरे हैं, लेकिन अगर यह सच है तो यह बहुत कुछ साफ कर देता है। एक ऐसा आदमी जिसे उस टूटे हुए सिस्टम से चुपचाप फायदा हुआ, जिसे अब आपका परिवार सार्वजनिक रूप से ठीक कर रहा है, उसके पास इस बात की पूरी वजह है कि वह इस बात से ध्यान भटकाए रखे कि वह भ्रष्टाचार असल में कितना गहरा था। क्योंकि आखिरकार अगर ज्यादा गहराई से खुदाई की गई तो हो सकता है कि सुई उसके अपने परिवार के दरवाजे तक भी पहुंच जाए। अनन्या पीछे की तरफ झुक गई। उसके मन में एक धीमी और गंभीर समझ बैठती चली गई। वह हम पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है कि उसे लगता है कि हम भ्रष्ट हैं।
वो हम पर इसलिए हमला कर रहा है कि उसे डर है कि हम ये साबित कर देंगे कि भ्रष्ट वो खुद है। कबीर ने सहमति जताते हुए कहा, मेरा भी यही मानना है, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से कहने के लिए हमारे पास एक पुराने जमीन विवाद से ज्यादा कुछ होना चाहिए। अगर हम बिना किसी पुख्ता सबूत के राज्य के किसी मौजूदा मंत्री पर आरोप लगाएंगे तो हेडलाइन पर इंक सूखने से पहले ही वो हमें मानहानि के मुकदमों में डुबो देगा। अध्याय 29। राणे का संपर्क। जब इस बारे में राणे से सलाह ली गई तो उनके पास उम्मीद से कहीं ज्यादा संसाधन निकले। सीबीआई के दिनों के उनके एक रिटायर कलीग जो अब राज्य के भूमि रिकॉर्ड विभाग में काम कर रहे थे, और वह शख्स राणे का एक ऐसा पुराना एहसान मानता था जिस पर अब असली ब्याज भी जुड़ चुका था। एक कड़कती हुई फोन लाइन पर उस संपर्क ने कहा, मुझे एक हफ्ता दीजिए। अगर मंदिर ट्रस्ट की मूल जमीन की सीमाओं को फर्जी कागजातों के जरिए बदला गया था तो पुराने रेवेन्यू ऑफिस के आर्काइव में कहीं न कहीं इसका कागजी सुराग, पेपर ट्रेल, जरूर होगा। उस दौर के रिकॉर्ड को किसी ने ढंग से डिजिटाइज नहीं किया था, जिसका आमतौर पर मतलब होता है कि किसी ने उन्हें नष्ट करने की जहमत भी नहीं उठाई। भगवान की दया से यह हमारे हक में है। वो हफ्ता 10 चिंता भरे दिनों में बदल गया। अनन्या ने दबाव में रहकर सबसे अच्छे ढंग से जो काम करना सीख रखा था उसने वही किया। ट्रस्ट के सार्वजनिक काम को आगे बढ़ाते हुए पहले क्लिनिक के रेनोवेशन की देखरेख के लिए व्यक्तिगत रूप से 12 गांवों में से 2 गांवों का दौरा किया और चौहान के इन फुसफुसाते हुए इशारों को उस एक चीज पर भारी नहीं पड़ने दिया जो असल में मायने रखती थी। दूसरे गांव में कमलाबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला, उसी नाम की महल की नौकरानी से उनका कोई रिश्ता नहीं था, हालांकि इस नाम से अनन्या के मन में यादों की एक हल्की सी हूक उठ ही गई, ने आधे अधूरे बने क्लिनिक भवन के बाहर उसका हाथ पकड़ लिया। उस बुजुर्ग महिला की पकड़ हैरानी की हद तक मजबूत थी। उसने कहा, वे कह रहे थे कि जो टूटा हुआ है उसे ठीक करने के लिए कोई राजकुमारी आ रही है। मुझे विश्वास नहीं हुआ था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सालों तक इस गांव को कई चीजें देने के वादे किए हैं। अनन्या ने बड़े नर्म लहजे में कहा, मैं समझती हूँ, आपको अभी इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बस देखते रहिए। बिल्डिंग का काम पूरा होने दीजिए, डॉक्टर को मरीजों को देखने दीजिए, उसके बाद तय कीजिए कि इस पर विश्वास करना वाकई सही था या नहीं। कमलाबाई ने उसे एक लंबी नजर से देखा, वैसी ही बिना पलक झपकाए मिलने वाली जांच परख जिसका सामना करने की आदत अनन्या को उन लोगों से मिलते वक्त पड़ चुकी थी जिन्हें बहुत बार धोखा मिल चुका था और जो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते थे। उस बुजुर्ग महिला ने अचानक कहा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ जैसी है। मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे जानती हूँ, मैं बस जानती हूँ। अनन्या की सांस अटक गई। आप मेरी माँ को जानती थी? कमलाबाई ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, नहीं बेटी, जब मैं किसी के चेहरे पर दुख देखती हूँ तो उसे पहचान लेती हूँ, भले ही उसने शाही कपड़े पहने हों। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने जो भी खोया है वो आज भी इस अच्छे काम के नीचे साफ दिखाई देता है जो तुम कर रही हो। इसी से मैं जानती हूँ कि यह सच है, सिर्फ कोई राजनीति नहीं है। राजगढ़ वापस लौटने के लंबे सफर के दौरान वे शब्द अनन्या के साथ बने रहे और कहीं गहरे और शांत जगह पर बैठ गए, जो इस बात की याद दिला रहे थे कि आखिर ये लड़ाई क्यों। उसकी जिंदगी का ये पूरा थका देने वाला खतरनाक अध्याय कभी भी चौहान या प्रेस को कुछ साबित करने के बारे में था ही नहीं। ये हमेशा से उसकी माँ के उस अधूरे वाक्य के बारे में था, अपना हक मांगो। अध्याय 30। कागजी सुराग। राणे के संपर्क ने 11वें दिन एक पतली और साधारण सी दिखने वाली फाइल के साथ सफलता हासिल की, जिसमें ठीक वही सबूत थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। 22 साल पहले के जाली जमीन के रेवेन्यू दस्तावेज, जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट की सीमाओं का इस तरह से दोबारा सर्वे किया था कि चुपचाप 40 एकड़ चरागाह की जमीन देवेंद्र प्रताप चौहान के पिता की निजी संपत्ति में ट्रांसफर हो गई थी, और यह घटना चौहान के खुद सार्वजनिक जीवन में आने से 2 साल पहले की थी। उस आदमी की पैनी नजर से दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए राणे ने कहा, यह बिल्कुल पक्का है। दस्तखत, मुहरें, तारीखें, सब कुछ उस दौर के असली फर्जीवाड़े से मेल खाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि इसे हाल ही में फंसाने के लिए गढ़ा गया हो। ये सच है? अनन्या ने पूछा। तो हम इसका क्या करें? कबीर ने धीरे से कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह की लड़ाई बनाना चाहती हैं। आपका क्या मतलब है? आप इसे तुरंत सार्वजनिक कर सकती हैं, इसे ट्रस्ट को कवर करने वाले उन्हीं पत्रकारों को सौंप सकती हैं, उन्हें इसके साथ आगे बढ़ने दे सकती हैं, और फिर एक ही न्यूज साइकिल में चौहान के करियर को तबाह होते हुए देख सकती हैं। ये काम करेगा, लेकिन इससे आप एक ऐसी राजनेता भी बन जाएंगी जो लीक दस्तावेजों के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करती है, जो कि बिल्कुल वही छवि है जिसे बलवंत ने सालों पहले आप पर मरने की कोशिश की थी, बस एक अलग एंगल से। अनन्या ने इस बात पर विचार किया और दस्तावेजों को अपने हाथों में पलटते हुए कहा, या फिर
कबीर ने कहा, या फिर आप सीधे उनके पास जाएं। निजी तौर पर उन्हें एक विकल्प दें, अपने इशारों को सार्वजनिक रूप से वापस लें, ट्रस्ट के काम को कमजोर करने के बजाय उसका समर्थन करें और उस गांव को अपनी तरफ से चुपचाप मुआवजा रेस्टिट्यूशन देना शुरू करें। या फिर ये दस्तावेज वैसे भी अखबारों में चले जाएंगे, सिवाय इसके कि इस बार हर कोई यह भी जानता होगा कि उनके पास इसे सही करने का मौका था और उन्होंने मना कर दिया। अनन्या ने अपनी मां के खत, ऑडिट के बारे में अपने पिता के धीमे और दर्दनाक कबूलनामे और पूजा घर में देवयानी के आंसुओं भरे खुलासे के बारे में सोचा। इस कहानी में हर कोई, ऐसा लगता है, आखिरकार उसी दोराहे पर पहुंच जाता है, सच्चाई को दफनाने और आखिरकार इसकी वह कीमत चुकाने के बीच का चुनाव जिसे उसे हमेशा से चुकाना चाहिए था। उसने आखिरकार कहा, मैं उन्हें वो मौका देना चाहती हूं जो मेरे परिवार ने कभी खुद को नहीं दिया था। इसलिए नहीं कि वे दया के हकदार हैं, इसलिए क्योंकि मैं एक बार और हमेशा के लिए ये जानना चाहती हूं कि क्या वह ईमानदारी चुनने के काबिल है जब किसी हेडलाइन द्वारा उन्हें इसके लिए मजबूर न किया जाए। कबीर मुस्कुराए, उनके चेहरे पर एक शांत और गर्व का भाव था। और अगर वे मना कर दें? अनन्या के चेहरे के भाव सख्त हो गए, उसकी आंखों में वही पुराना फौलादी तेवर लौट आया, वही फौलादी तेवर जो कभी दरबार हॉल में खड़ा हुआ था और चुप रहने से इनकार कर दिया था। तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन आदमियों का क्या होता है जो मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी समझ बैठते हैं। अध्याय 31। तटस्थ जमीन पर एक मीटिंग। अनन्या ने इस जगह को बहुत सोच समझकर चुना था, महल नहीं, क्योंकि इससे ऐसा लगता जैसे उसने उसे फैसले के लिए बुलाया है, और नहीं उसका मिनिस्ट्री ऑफिस, जिससे ऐसा लगता जैसे उसने कोई जमीन छोड़ दी है। इसके बजाय उसने राज्य की राजधानी के एक मध्यम आकार के होटल में एक निजी कमरे का अनुरोध किया, जो एक ऐसा अनाम तटस्थ स्थान था जहां दो लोग बिना किसी को घरेलू फायदा, होम एडवांटेज मिले खुलकर बात कर सकें। चौहान बिल्कुल समय पर पहुंचे, इम्पेकेबली ड्रेस्ड थे, उनका राजनेताओं वाला मुस्कान वाला मुखौटा मजबूती से अपनी जगह पर था, वही मुस्कान जिसके बारे में अनन्या को शक था कि उसने 2 दशकों तक मतदाताओं और दानदाताओं से भरे कमरों को मोह लिया होगा। उन्होंने बड़े सहज अंदाज में उनके सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा, राजकुमारी अनन्या, मैं कबूल करता हूं। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि एक शाही बेटी को बिना किसी रिकॉर्ड के और बिना किसी पूर्व सूचना के एक राज्य मंत्री से क्या काम है। अनन्या ने बिना किसी प्रस्तावना, प्रियम्बल के फाइल को उनकी तरफ सरकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं। 40 एकड़ मंदिर ट्रस्ट की जमीन, 22 साल पहले ट्रांसफर पर आपके पिता के दस्तखत, आपके राजनीति में आने से 2 साल पहले। चौहान की मुस्कान नहीं डगमगाई, लेकिन उनकी आंखों के पीछे कुछ बहुत शांत हो गया। यह एक ऐसे आदमी का लुक था जो तेजी से उन सभी अनुमानों का हिसाब लगा रहा था जिनके साथ वो अंदर आया था। उन्होंने बहुत सावधानी से कहा, यह एक गंभीर आरोप है। अनन्या ने कहा, यह कोई आरोप नहीं है, ये दस्तावेज है, दस्तखत, मुहरें, तारीखें, जिन्हें मूल ट्रस्ट सीमाओं के साथ क्रॉस रेफर किया गया है। मैं यहां आपको मंत्री चौहान धमकी देने नहीं आई हूं, मैं आपको एक ऐसा विकल्प देने आई हूं जो मेरे अपने परिवार ने 1 दशक से ज्यादा समय तक खुद को नहीं दिया था। आगे कहिए। ट्रस्ट के बारे में अपने दिए गए बयानों और इशारों को सार्वजनिक रूप से वापस लीजिए। इसे कमजोर करने के बजाय इसके पुनर्स्थापना के काम का समर्थन कीजिए और चुपचाप उस गांव के साथ अपने परिवार की तरफ से शांति स्थापित करना शुरू कीजिए, चाहे आप इसे जिस भी तरह से ठीक समझें। आपको जो भी समय सीमा चाहिए, जब तक ये सच है, ऐसा कीजिए और यह फाइल वहीं रहेगी जहां ये है। एक निजी मामला जिसे निजी तौर पर सुलझा लिया जाए। चौहान ने आखिरकार फाइल खोली और एक ऐसे आदमी के सपाट और पेशेवर भाव के साथ दस्तावेजों को स्कैन करने लगे जिसने अपने करियर में इससे भी बदतर सबूतों की समीक्षा की होगी, बस कभी उन्हें अपने खिलाफ निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने ऊपर देखे बिना पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? अनन्या ने बड़े शांत भाव से कहा, तो यह उन्हीं पत्रकारों के पास चला जाएगा जो फिलहाल मेरे परिवार की ईमानदारी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। सिवाय इसके कि इस बार उस कहानी में ये बात भी शामिल होगी कि आपको इसे ठीक करने का एक निजी मौका दिया गया था और आपने इसके बजाय अपने करियर को चुना। अध्याय 32। मंत्री की पसंद। चौहान काफी देर तक चुप रहे, दस्तावेजों का अध्ययन करते रहे और अनन्या ने उनके चेहरे पर एक उलझे हुए भाव को गुजरते हुए देखा। ये पूरी तरह से अपराध बोध नहीं था, पूरी तरह से डर भी नहीं था। यह एक ऐसे थके हुए आदमी की पहचान के करीब था जिसने एक पुराने पारिवारिक कलंक से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपना करियर बनाने में इतना लंबा वक्त बिता दिया था कि उसे लगभग ये यकीन हो गया था कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने फाइल बंद करते हुए आखिरकार कहा, आप जानती हैं, जब मेरे पिता ने ये किया था तब मैं 11 साल का था। मैं तब तक इसका मतलब नहीं समझा था जब तक मैं बड़ा नहीं हो चुका था,
और उस जमीन से फायदा उठा रहा था जिसने मेरे परिवार को मेरी शिक्षा, मेरा पहला चुनाव अभियान और वह सब कुछ दिलाया जिसने मुझे उस असेंबली चैम्बर में पहुंचाया। जब तक मैं समझा तब तक खुद को बचाए बिना इसे ठीक करना बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या ने न तो बहुत नरमी से और न ही बिना किसी कड़ाई के कहा, इस कहानी में हर दोषी परिवार मुझे यही बहाना देता रहता है। मेरे पापा ने ट्रेजरी ऑडिट के बारे में लगभग यही बात कही थी। यह उनके लिए भी सच था। इससे वो कर्ज कम असली नहीं हो गया। चौहान ने उसकी तरफ देखा, सच्चाई से देखा। राजनेता का वो मुखौटा बस इतना खिसक गया कि उसके नीचे का एक ज्यादा इंसानी रूप दिखाई दे गया। राजकुमारी, आप वैसी नहीं हैं जैसी मैंने उम्मीद की थी। मैंने आपके बारे में रिसर्च की थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने लोगों से आपके इन्वेस्टिगेटर और आपके परिवार के इतिहास पर रिसर्च करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद थी कि आप सद्भावना, गुडविल का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करेगी, जैसा कि मेरे पेशे के ज्यादातर लोग आखिरकार करते हैं। अनन्या ने कहा, मुझे हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि कर्ज आखिरकार चुकाए जाएं। आपका कर्ज भी इसमें शामिल है। वो काफी देर तक चुप रहे। फिर धीरे से उन्होंने सिर हिलाया। मुझे 2 हफ्ते का वक्त दीजिए। मैं ट्रस्ट के काम का समर्थन करने वाला एक सार्वजनिक बयान जारी करूंगा और चुपचाप उस गांव को मुआवजा, जमीन, फंडिंग या स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता जो भी उचित समझे, दिलाने का इंतजाम करूंगा। इसलिए नहीं कि आप मुझे धमकी दे रही हैं, हालांकि आप साफ तौर पर ऐसा कर सकती हैं। इसलिए क्योंकि आप सही हैं, और इसलिए क्योंकि मेरे अंदर का कोई हिस्सा लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई आखिरकार मुझे इसे भगाने के बजाय इसका सामना करने पर मजबूर करे। जाने के लिए उठते हुए अनन्या ने सहमति जताई। 2 हफ्ते। फिर दरवाजे पर वह रुक गई। ये बात चाहे जितनी भी हो, मंत्री चौहान, 1 महीने में ये दूसरी बार है जब मैंने किसी को ईमानदारी चुनते हुए देखा है, क्योंकि आखिरकार मैंने उन्हें इसका मौका दिया था। अब ये किस्मत से ज्यादा किसी ऐसी चीज की तरह महसूस होने लगा है जिस पर विश्वास किया जा सके। अध्याय 33। एक अप्रत्याशित सहयोगी अपनी बात के पक्के साबित होते हुए 12 दिन बाद देवेंद्र चौहान राज्य विधानसभा के सामने खड़े हुए और एक सावधानी से चुने गए लेकिन बिना किसी शक के सच्चे बयान में राजगढ़ ट्रस्ट की पारदर्शिता की तारीफ की, अपने पहले के इशारों के लिए माफी मांगी और उन्हीं गांवों को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक भूमि अनियमितताओं को दूर करने के लिए अपने परिवार की स्वतंत्र पहल की घोषणा की। राजनीतिक प्रेस ने मूल इशारे से ज्यादा इस यूटर्न बदलाव में एक बड़ी कहानी को सूंघ लिया और इसे बड़े पैमाने पर कवर किया और काफी हद तक सकारात्मक रूप से इसे किसी घोटाले के बजाय सार्वजनिक जवाबदेही के एक दुर्लभ पल के रूप में पेश किया। उस शाम अनन्या को एक अप्रत्याशित फोन कॉल आया। चौहान ने अपनी आमतौर पर पॉलिश की हुई परफॉर्मेंस से बेफिक्र होकर कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता था। उस लीवरेज, दबाव के लिए नहीं, उस मौके के लिए। मैंने 20 साल खुद को ये समझाने में बिताए हैं कि जब मैं ऑफिस में आ जाऊंगा तो कोई भी असली भलाई करने के लिए समझौता करना जरूरी था। मैं लगभग भूल ही चुका था कि किसी काम को सिर्फ इसलिए करने पर कैसा महसूस होता है क्योंकि वो सही था और राजनीति के लिहाज से उससे पाने के लिए कुछ नहीं था। अनन्या ने याद दिलाया, आपने कुछ हासिल किया है। आपके लिए ये कहानी अच्छी दिशा में जा रही है। चौहान ने स्वीकार किया, ये सच है। लेकिन आखिरकार मैंने इस वजह से ऐसा नहीं किया था। और मुझे लगता है कि आप इस बात का फर्क समझती हैं। मेरे पेशे के ज्यादातर लोगों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से। वो थोड़ा रुके। अगर आपको कभी असेंबली में किसी सहयोगी की जरूरत पड़े, कोई ऐसा शख्स जो इन गांवों को सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि वाकई ठीक करना चाहता हो, तो अब आपके पास एक सहयोगी है। फोन कटने के बाद अनन्या काफी देर तक छत पर बैठी रही, उस अजीब और अप्रत्याशित नतीजे को अपने दिमाग में उलट पुलट कर देखती रही। वो किसी दुश्मन की कमजोरी का पता लगाने निकली थी और बदले में उसे कुछ ऐसा मिला जो एक आईने के ज्यादा करीब था। एक और इंसान जिसने एक विरासत में मिले कर्ज को छुपाने में कई साल बिताए थे और किसी ऐसे बहादुर इंसान का इंतजार कर रहा था जो आखिरकार यह मान करे कि उसे चुकाया जाए। 1 घंटे बाद कबीर हाथ में चाय के 2 कप लेकर वहां आ गए। उन्होंने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि रात के इस वक्त तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। अनन्या ने कहा, मैं जहां भी देखती हूं मुझे वही कहानी बार बार मिलती है। बलवंत, मेरा परिवार, देवयानी के दादाजी और अब चौहान, हर कोई किसी पुराने दबे हुए गलत को धो रहा है, इस इंतजार में कि कोई आखिरकार सही सवाल पूछे। कबीर ने कहा, शायद इस तरह के इतिहास वाली जगह पर बड़ा होने का मतलब ही यही होता है। पुराने कर्ज जो किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें दबाए रखने के बजाय ईमानदारी से वसूल करने के लिए काफी धैर्यवान और बहादुर हो।
अनन्या ने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया और राजगढ़ की अंधेरी पहाड़ियों के ऊपर तारों को अपनी जगह लेते हुए देखने लगी। मेरी माँ कहा करती थी, अपना हक मांगो। मुझे लगता है कि अब जाकर मुझे समझ आया है, वो सिर्फ किसी खिताब या पिता या विरासत की बात नहीं कर रही थी। उनका मतलब सच्चाई से था, हमेशा सच्चाई से, भले ही कितने भी लोग ये क्यों न चाहते हों कि वो दबी रहे। कबीर ने धीमे से कहा, उनकी बातों से लगता है कि उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। अंधेरे में अनन्या के चेहरे पर एक छोटी और गर्म मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद है, हर एक दिन मुझे यही उम्मीद रहती है। अध्याय 34। ओबरॉय परिवार से मुलाकात। कबीर का परिवार जयपुर के पुराने इलाके में एक साधारण और आरामदायक घर में रहता था। वो उस महल जैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी आदत अनन्या को हो चुकी थी, और ठीक वैसा ही घर था जिसमें वो तब बड़ी हुई थी जब उसकी पूरी दुनिया रातों रात फैल गई थी। उनके माता पिता के सामने वाले दरवाजे की तरफ संकीर्ण गली में चलते हुए कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम घबराई हुई हो। अनन्या ने कहा, मैंने 2 हफ्ते पहले राज्य के एक मौजूदा मंत्री के साथ बातचीत मोलभाव की है। मैं तुम्हारे माता पिता को लेकर बिल्कुल नहीं घबराई हूं। तुम मेरा हाथ ऐसे भींच रही हो जैसे तुम बलवंत के ट्रायल में दोबारा जाने वाली हो। अनन्या के मुंह से एक हल्की सी हंसी निकल गई। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। ठीक है, शायद थोड़ी सी। कबीर की मां निर्मला ने उनके खटखटाने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी और बिना किसी बनावट वाली मुस्कान थी जिसमें कुछ भी परफॉर्मेंस जैसा नहीं था। उन्होंने दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा, तो ये है हमारी मशहूर राजकुमारी। कबीर ने हमें लगभग कुछ भी नहीं बताया है, जिसका इस घर में मतलब होता है कि वह या तो बहुत ज्यादा गंभीर है या फिर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। मेरा अंदाजा है कि ये दोनों बातें हैं। कबीर ने एक बेटे की तरह झेपते हुए कहा, माँ। कबीर के रमेश, जो दयालु और थकी हुई आंखों वाले एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, उन्होंने बड़े गर्मजोशी से अनन्या से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा, हमने आपको न्यूज में देखा है। वो ट्रायल सालों पहले, वो ट्रस्ट हाल ही में। मेरे स्टूडेंट्स, मैं कभी कभी अभी भी सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर पढ़ाता हूँ, वे आपके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे आप किसी कहानी से बाहर आए हों। मैंने उनसे कहा था कि असल जिंदगी में रईस लोग आमतौर पर ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। अनन्या ने ईमानदारी से कहा, मैं इसे राजशाही की तरह सोचने से बचने की कोशिश करती हूँ। ज्यादातर मैं इसे ऐसे सोचती हूँ कि मैं उस चीज को बर्बाद न होने दूं जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुर्बानी दी थी। निर्मला के चेहरे के भाव उस बात पर और ज्यादा नरम पड़ गए, और अगले 2 घंटों के दौरान, एक ऐसे खाने के दौरान जो किसी भी औपचारिक महल के आयोजन से ज्यादा अनन्या के मुंबई के बचपन की उन पारिवारिक यादों जैसा महसूस हो रहा था जिन्हें वो बमुश्किल ही याद कर पा रही थी। वो खुद को एक ऐसी गर्माहट में ढलते हुए महसूस कर रही थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इसलिए नहीं कि ओबरॉय परिवार उसकी उपाधि से प्रभावित था, बल्कि ठीक इसलिए क्योंकि वे उससे प्रभावित नहीं थे। अध्याय 35। एक ईमानदार बातचीत। खाने के बाद, जब कबीर अपने पिता की मेज साफ करने में मदद कर रहे थे, तब निर्मला ने अनन्या को खींचकर छोटे से किचन में अलग किया। उनके चेहरे के भाव ऐसे गंभीर थे कि अनन्या ने खुद को किसी भी बात के लिए तैयार कर लिया। निर्मला ने कहा, मैं तुमसे साफ साफ कुछ पूछना चाहती हूँ, और मुझे एक ईमानदार जवाब चाहिए, कोई कूटनीतिक डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। अनन्या ने कहा, ठीक है, मेरा बेटा कोई अमीर आदमी नहीं है। वो किसी रईस घराने से नहीं है, उसके पास कोई खिताब नहीं है, और भले ही यह तुम दोनों के बीच जो भी है कुछ ज्यादा पक्का हो जाए, लेकिन तुम्हारी अदालत और आधे देश के प्रेस की नजरों में वो हमेशा वो इन्वेस्टिगेटर जिससे राजकुमारी ने शादी की बनकर ही रह जाएगा। क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? सचमुच? अनन्या ने इस सवाल पर उतनी ही गंभीरता से विचार किया जिस तरह से वो अब हर बात पर विचार करती थी। 2 साल के उस कड़े अनुभव के साथ, जिसमें उसने यह अच्छी तरह सीख लिया था कि दूसरे लोगों की राय की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और सच्चाई के मुकाबले वे कभी भी कितनी मामूली होती है। उसने आखिर में कहा, मैंने 16 साल अवैध बेटी होने का ताना सुना है। उससे पहले मैं मुंबई के एक छोटे से फ्लैट की वो लड़की थी जिसके स्कूल के किसी भी फोटो में उसके पापा नहीं थे। निर्मला जी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच बिताई है जो ये सोचते थे कि कोई खिताब या उसका न होना उन्हें किसी इंसान के बारे में जानने लायक सब कुछ बता देता है, और उन्होंने मुझे हमेशा कम ही आंका है। लेकिन इसने कभी भी उनके बारे में कोई सच नहीं बताया। उसने बड़े शांत भाव से उस बुजुर्ग महिला की आंखों में देखा। कबीर ने मेरे परिवार की छुपाई हुई 3 महिलाओं को ढूंढ निकाला और हर एक के साथ ऐसे पेश आए जैसे उनकी कहानी किसी भी असुविधा से ज्यादा मायने रखती हो। ये बात मुझे उनके बारे में वो सब कुछ बता देती है जो कोई भी खिताब कभी नहीं बता सकता। अगर अदालत उन्हें वो इन्वेस्टिगेटर जिससे राजकुमारी ने शादी की कहना चाहती है, तो कहने दीजिए।
मुझे अच्छी तरह पता होगा कि वो असल में कौन है। निर्मला ने एक लंबी और टटोलती हुई नज़र से उसे देखा और फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान बिखर गई जिसने अनन्या को बड़ी गहराई से याद दिला दिया कि उसकी अपनी माँ उसे किस तरह देखा करती थी। निर्मला ने धीमे से कहा, अच्छा जवाब। और बिल्कुल सही जवाब भी। अध्याय 36। तारों के नीचे एक सवाल। 3 महीने बाद राजगढ़ गेस्ट क्वार्टर के बाहर बनी उसी नीची गार्डन वॉल पर जहां उन्होंने पहली बार माना था कि उनके बीच कुछ पनप रहा है, कबीर अनन्या के बगल में चुपचाप बैठे थे। वे कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे थे और अपने जैकेट की जेब में कोई छोटी सी चीज को बार बार घुमा रहे थे। अनन्या ने मजे लेते हुए कहा, तुम पूरी शाम से वही हरकत कर रहे हो। जेब वाली बात, क्या चल रहा है? कबीर ने बिल्कुल बेमन से कहा, कुछ नहीं। कबीर ओबरॉय, मैंने एक भ्रष्ट राज्य मंत्री और एक शातिर अपराधी के पूरे नेटवर्क से पूछताछ की है। तुम्हें पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हंस पड़े। उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई और उन्होंने आखिरकार अपना हाथ अपनी जेब से बाहर निकाला। वह खाली नहीं था, बल्कि उसमें एक छोटी साधारण सी अंगूठी थी जो महल के उन भारी भरकम शाही गहनों जैसी बिल्कुल नहीं थी जिन्हें देखने की आदत अनन्या को हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जैसे परिवार में चीजें जिस तरह होनी चाहिए, यह वैसी नहीं है। शायद कोई पारंपरिक शाही रीति रिवाज होगा जिसे छोड़ने पर मैं खुद को पूरी तरह शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे किसी दरबार हॉल या प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये सवाल नहीं पूछना चाहता था। मैं तुमसे यही पूछना चाहता था जहां से इसकी असल में शुरुआत हुई थी। सिर्फ तुम, सिर्फ मैं, और हमारे बीच कोई खिताब नहीं था। अनन्या की सांस अटक गई। ऊपर चमकते तारे अचानक किनारों से थोड़े धुंधले होने लगे। अपने हाथों में साफ दिख रही थरथराहट के बावजूद अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कबीर ने कहा, अनन्या राठौर सिंह, मैंने तुम्हें अपने ही परिवार के सबसे बुरे रहस्यों को खोदकर निकालते देखा है और अपनी खुद की भारी कीमत चुकाकर भी हर बार आराम के बजाय ईमानदारी को चुनते देखा है। मैंने तुम्हें बिना अपनी पहचान से समझौता किए किसी दुश्मन को अपना सहयोगी बनाते देखा है। मुझे नहीं पता कि साथ में हमारी जिंदगी कैसी होगी, चाहे वह महल के गलियारे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड रूम हो या कोई बिल्कुल नई जिंदगी जिसे हम साथ मिलकर बनाएं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ यह पता लगाना चाहता हूं, जब तक तुम चाहोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक पल के लिए अनन्या बस उन्हें देखती रह गई, उस आदमी को जिसने उसके परिवार के दबे हुए इतिहास में खोई हुई महिलाओं को ढूंढा और हर एक के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वे बहुत अहम हो, जो इस बात के वजन से कभी नहीं डरा कि उसके जैसी किसी से प्यार करने पर क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसने किसी बड़े दिखावे के बजाय इस शांत गार्डन वॉल को चुना क्योंकि वह बाकी लोगों से बेहतर यह समझता था कि वो असल में किस चीज की कदर करती है। उसने कहा, हाँ, और यह शब्द बड़े साफ और पक्के तौर पर उसके मुंह से निकला। उस फैसले को लेकर उसके मन में जरा भी झिझक नहीं थी जिसे लेकर उसे उम्मीद थी कि होगी। हाँ, बिल्कुल हाँ। उन्होंने इस बार घबराहट के बजाय खुशी से थोड़ा कांप रहे हाथों से अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी, और जब उन्होंने उसे चूमा तो ऐसा लगा मानो ये किसी नई चीज की शुरुआत नहीं बल्कि उस सबका एक स्वाभाविक अंजाम है जिसे वे दोनों एक एक ईमानदार बातचीत के जरिए चुपचाप पहले ही बना चुके थे। उनके पीछे कहीं ऊपर महल की एक खिड़की की लाइट जल उठी। वीर, जो सो नहीं पा रहा था, उसने नीचे के इस दृश्य को देख लिया था और तुरंत खुशी से झूमते हुए इस खबर से पूरे घर को जगा दिया। अध्याय 37। महल में गूंजी खुशियां। सुबह होते ही इस खबर को छुपा पाना नामुमकिन था। वीर ने ये पक्का कर लिया था। सूरज पूरी तरह उगने से पहले ही वो लगभग हर गलियारे में चिल्ला चिल्लाकर यह बात बता चुका था। नाश्ते के टेबल पर देवयानी खुशी के आंसुओं से रो पड़ी। इशिता, जो महीनों से उन्हें बिना किसी अहंकार के लगातार मेहनत करते देखने के बाद अब कबीर को दिल से चाहने लगी थी, उन्होंने अनन्या को इतनी जोर से गले लगाया कि चाय की ट्रे गिरने से बची। यहां तक कि हमेशा गंभीर रहने वाले आदित्य ने भी खुद को एक दुर्लभ और चौड़ी मुस्कान देने से नहीं रोका। आदित्य ने उसी सुबह थोड़ी देर बाद अनन्या के बगल में बैठते हुए कहा, तो वो लड़की जिसने कभी मुझसे कहा था कि वह किसी का मोहरा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती, अब एक ऐसी दुल्हन बनने जा रही है जिसके बारे में पूरे राज्य की अपनी राय होगी। कैसा महसूस हो रहा है? अनन्या ने कबूल किया। डरावना? मुझे लगता है अच्छे तरीके से। ज्यादातर तो यही है। महाराज विक्रमादित्य उसे अलग ले गए। उनकी आंखें कुछ ज्यादा ही चमक रही थीं। उन्होंने धीमे से कहा, तुम्हारी माँ को तुम पर बहुत गर्व होता। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने एक ऐसे इंसान को ढूंढा है जो तुम्हारे काबिल है, हालांकि वह है, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी शर्तों पर एक जिंदगी बनाई है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने तुम्हें पाला था। काश वो ये सब देख पाती। अनन्या ने बड़े नर्म लहजे में कहा, शायद वो देख सकती है। मुझे ऐसा सोचना अच्छा लगता है कि वह ये सब इस वक्त भी देख रही होंगी।
औपचारिक घोषणा उस दोपहर जारी कर दी गई, साधारण, शालीन, बिना उस पारंपरिक शाही तामझाम के जिसे अनन्या ने दृढ़ता से मना कर दिया था। महल के बगीचों में दोनों की साथ में खड़ी हुई एक अकेली तस्वीर और सगाई की पुष्टि करने वाला एक छोटा सा बयान, जिसमें शादी की तारीख जानबूझकर नहीं बताई गई थी। जैसा कि उम्मीद थी, प्रेस में खलबली मच गई। लेकिन इस बार अनन्या को लगातार 2 साल तक दिखावे के बजाय ईमानदारी को चुनते हुए देखने के अनुभव से मजबूत हुई कवरेज का झुकाव गर्मजोशी की तरफ था। हेडलाइंस में इसे एक ऐसी परी कथा बताया गया जिसने अपना अंत खुद कमाया, न कि उस स्कैंडल की तलाश करने वाली अटकलें जो कभी राजगढ़ में उसके आगमन पर की जाती थीं। अध्याय 38, जेल से आया एक खत। ये खत ठीक एक हफ्ते बाद आया, जिसे एक बार फिर आधिकारिक जेल माध्यमों से भेजा गया था। वही नुकीली और नियंत्रित लिखावट जिसे अनन्या ने एक ठंडे और जाने पहचाने डर के साथ पहचानना सीख लिया था। राजकुमारी अनन्या, मैं समझता हूं कि जल्द ही आप उस खिताब में एक और नाम जोड़ने वाली है। मुझे लगता है कि आपको बधाई दी जानी चाहिए। हालांकि मुझे शक है कि आपको लगेगा कि यह सच्ची है। शायद वे सच्ची न हो, लेकिन इस छोटे से कंक्रीट के कमरे में मेरे पास सोचने के लिए काफी वक्त है कि जिन चीजों को मैं कभी अपने सामने कुछ नहीं समझता था, वे क्या थी। आपका इन्वेस्टिगेटर बहुत बारीकी से काम करने वाला है। कोलकाता, जोधपुर, माउंट आबू, पुणे, जिन चीजों को लोग छुपाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं, उन्हें ढूंढने की उसके अंदर गजब की अंतःप्रेरणा है। मैं सोचता हूं कि क्या उसने कभी वो अंतःप्रेरणा खुद पर भी आजमाई है। कबीर ओबरॉय, जयपुर के एक साधारण स्कूल टीचर के परिवार के किसी आदमी के लिए यह एक अजीब नाम है। क्या आप जानती हैं कि कभी उनके दादाजी इसी रियासत के लिए काम करते थे, आपके पिता के समय से पहले, यहां तक कि मेरे खुद के इसमें शामिल होने से भी पहले। पुराने ट्रेजरी ऑफिस में एक छोटा क्लर्क, जिसे ऐसे हालात में अचानक बर्खास्त कर दिया गया था, जिन्हें मुझे लगता है कि आपके परिवार ने कभी अपने इस काबिल बेटे को पूरी तरह से नहीं समझाया होगा। मैं आपको ये चोट पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजकुमारी। मैं वो खेल पहले ही हार चुका हूं, और मैं ये जानता हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपने पिछले 2 साल ये सीखने में बिताए हैं कि इस कहानी का हर परिवार, मेरा, आपका, देवयानी का, यहां तक कि चौहान का भी, कोई पुराना और दबा हुआ कर्ज ढो रहा है। मैं ईमानदारी से सोचता हूं कि क्या आपने कभी यह पूछने की सोची है कि आपके होने वाले पति का परिवार अभी भी किसी का क्या कर्जदार हो सकता है। अपनी शादी का आनंद लीजिए। मैं समझता हूं कि बधाई देना एक परंपरा है, इसलिए बधाई। BS। अनन्या ने उस खत को ऐसे हाथों से नीचे रखा जो इस बार कांपे नहीं, डर से नहीं, बल्कि एक थके हुए और जाने पहचाने एहसास से। बलवंत, हार जाने के बाद भी, वहां शक के बीज बोने की अपनी आखिरी कोशिश करने से बाज नहीं आया जहां आखिरकार बड़ी मुश्किल से कोई शक नहीं बचा था। फिर भी, पुरानी अंतःप्रेरणा, वही जिसने कभी दूध के गिलास में अजीब सा पाउडर देखा था, ने उस सवाल को पूरी तरह अनछुए छोड़ने से मना कर दिया। अध्याय 39, कबीर से एक सवाल। वो उसे उस शाम रिकॉर्ड रूम में मिली, बिल्कुल उसी जगह जहां उसने खुद को देखा था, राणे द्वारा मदद के लिए पूछे गए किसी पूरी तरह से अलग मामले के लिए पुराने जमीन के रिकॉर्ड्स को क्रॉस रेफर करते हुए। उसने बिना किसी प्रस्तावना के खत को आगे सरकाते हुए कहा, मुझे बलवंत का एक खत मिला है। कबीर ने इसे चुपचाप पढ़ा। जैसे ही वो उसके दादाजी वाले पैराग्राफ पर पहुंचे, उनके चेहरे के भाव भ्रम से बदलकर ज्यादा सतर्कता वाले हो गए। कबीर ने धीरे से खत नीचे रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। मेरे दादाजी के पैदा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। मेरे पापा ने कभी उनके किसी शाही परिवार के लिए काम करने का जिक्र नहीं किया। जहां तक मैं जानता था, वे अपनी पूरी जिंदगी भरतपुर के पास एक गांव में किसान रहे थे। क्या तुम्हें उसकी बात पर भरोसा है? मेरा मतलब है बलवंत से। क्या तुम्हें लगता है कि वहां कुछ है? कबीर काफी देर तक चुप रहे और अनन्या ने उनके चेहरे पर एक उलझे हुए भाव को गुजरते हुए देखा। यह कोई रक्षात्मक रुख, डिफेंसिवनेस, नहीं था जिसकी उसने थोड़ी बहुत उम्मीद की थी, बल्कि यह एक सच्चा और टटोलने वाला असमंजस था। उन्होंने आखिरकार कबूल किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इन पिछले कुछ महीनों में तुमने मुझे कोई एक बात सिखाई है, तो वह यह है कि न जानना आगे खोजना बंद करने की कोई वजह नहीं है। ये तो खोज शुरू करने की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। अनन्या, ये चाहे जो भी हो, बलवंत ने जेल की कोठरी से जिस भी जगह से खोद कर निकाला हो, मैं अपनी शादी से पहले सच जानना पसंद करूंगा, न कि इसे वैसे ही दबा रहने दूं जैसे इस कहानी के बाकी सारे राज दबे रहे हैं। क्या तुम इसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? अनन्या ने अपने भीतर पहले महसूस हो रहे ठंडे डर पर एक गर्माहट सी महसूस की, इसलिए नहीं कि रहस्य मायने नहीं रखता था,
बल्कि इसलिए कि उनका तुरंत और बिना किसी हिचकिचाहट के दिया गया जवाब उन्हें उस आदमी के बारे में वो सब कुछ बता रहा था जिसे उन्होंने चुना था। उसने कहा, बिल्कुल, साथ मिलकर, वैसे ही जैसे हम अब हर काम करते हैं। अध्याय 40। भरतपुर। जब कबीर के पिता रमेश से बड़े प्यार से पूछा गया तो वे अपने ही पिता के शुरुआती जीवन के बारे में हैरानी की हद तक बहुत कम जानते थे। सिर्फ ये कि जब रमेश 10 साल के भी नहीं हुए थे तब उनके पिता की कम उम्र में ही मौत हो गई थी और परिवार हमेशा उनके बारे में एक अजीब और सावधानी भरे अस्पष्ट लहजे में बात करता था जिसे रमेश ने बचपन में पुराने गम की एक साधारण सी खामोशी मानकर स्वीकार कर लिया था। पीले पड़ चुके फोटो के पुराने टिन के डिब्बे को खंगालते हुए रमेश ने कहा, जब मैं काफी बड़ा था तब मेरी माँ ने एक बार जिक्र किया था कि मेरे पैदा होने से पहले उन्होंने कहीं नौकरी की थी। मैंने हमेशा मान लिया था कि उनका मतलब किसी सरकारी पद से था। उन्होंने कभी इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया और मैंने कभी जोर नहीं डाला। परिवार की कुछ खामोशियां ऐसी लगती हैं जिन्हें डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं होता। अनन्या, जिसने पिछले 2 सालों का ज्यादातर वक्त ठीक उसी तरह की खामोशी को डिस्टर्ब करने में बिताया था, उसने कबीर की तरफ देखा। उसने बड़े नर्म लहजे में पूछा, क्या आपके पास उनकी कोई चीज है? कागजात, खत या कुछ भी? रमेश ने एक अकेली धुंधली सी तस्वीर निकाली। एक साधारण सी क्लर्क की वर्दी में एक युवा आदमी जो लेजर डेस्क के पास सीधे अकड़ कर खड़ा था। पुरानी एरा के सरकारी दफ्तरों में वैसी औपचारिक पोर्ट्रेट होना आम बात थी। उसके पीछे बड़े ध्यान से हाथ से लिखा हुआ था, मोतीलाल ओबरॉय, राजगढ़ रियासत ट्रेजरी, 1971। अनन्या की सांस अटक गई। उसने धीरे से दोहराया, मोतीलाल ओबरॉय। कबीर, यह वही ट्रेजरी ऑफिस है जिसकी जांच सालों बाद आपके दादाजी के सहकर्मी राजीव मल्होत्रा ने की थी। वही ऑफिस जिसे मेरे दादाजी के खजांची देवराज प्रताप सिंह ने दशकों तक चलाया था। कबीर उस तस्वीर को ताकते रह गए। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। तुम्हें लगता है कि मेरे दादाजी उसी आदमी के अंडर काम करते थे जिसने उन मंदिर ट्रस्टों से चोरी की थी? अनन्या ने बड़ी सावधानी से कहा, मुझे लगता है कि हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि अस्पष्ट परिस्थितियों में बर्खास्त किया गया का असल में क्या मतलब है। अध्याय 41। वह क्लर्क जो बहुत कुछ जानता था, पुराने ट्रेजरी के पर्सनल रिकॉर्ड्स बच गए थे। वे उसी धूल भरे रिकॉर्ड रूम में दबे हुए थे जहां अनन्या ने अपनी इस पूरी छानबीन की शुरुआत की थी और उन्हें एक ऐसे दशक के तहत फाइल किया गया था जिसे खोजने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो उसकी खोजी जाने वाली हर चीज से पहले का समय था। वो और कबीर खस्ताहाल लेजर को खंगालने में पूरे 2 दिन बिता चुके थे। तभी आखिरकार कबीर को वह मिल गया। 1974 की तारीख वाला एक अकेला और कड़ा हुआ एंट्री। एम ओबरॉय, जूनियर क्लर्क, टर्मिनेटेड, बर्खास्त। कारण, बाहरी पार्टी को ट्रेजरी की अनियमितताओं का अनधिकृत खुलासा, अथॉराइज्ड डिस्क्लोजर। कोई पेंशन नहीं दी गई। अनन्या ने अपनी तेज होती हुई धड़कनों के साथ जोर से पढ़ा, बाहरी पार्टी। कबीर, क्या हो अगर आपके दादाजी उस धोखाधड़ी का हिस्सा थे ही नहीं? क्या हो अगर राजीव मल्होत्रा को मौका मिलने से दशकों पहले वही वो इंसान थे जिन्होंने इसका पर्दाफाश करने की कोशिश की थी? उन्हें इसका जवाब 3 दिन बाद पुराने पत्राचार की एक धूल भरी फाइल में मिला जो किसी तरह पर्सनल रिकॉर्ड्स के साथ बची रह गई थी। एक अकेला खत जो भेजा नहीं गया था, जिसे बड़े ध्यान से और चिंता भरे हाथों से ड्राफ्ट किया गया था और राज्य के एक ऐसे एंटी करप्शन ऑफिस को संबोधित किया गया था जो राणे की रिसर्च के मुताबिक शिकायत मिलने से पहले ही 1970 के दशक के मध्य में हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मुझे मंदिर ट्रस्ट के खातों में ऐसी विसंगतियां मिली हैं जिनके बारे में मेरा मानना है कि वे खजांची देवराज प्रताप सिंह की तरफ से जानबूझकर किया गया फर्जीवाड़ा है। मैंने इस मामले को आंतरिक रूप से उठाया है और मुझे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और इससे भी बदतर परिणाम भुगतने होंगे। मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसके अलावा सच्चाई को सुरक्षित रूप से कहां ले जाया जा सकता है। अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो मैं अनुरोध करता हूं कि इस खत को इस बात के सबूत के तौर पर माना जाए कि मैंने क्या खोजा था। मोतीलाल ओबरॉय, जूनियर क्लर्क, राजगढ़ रियासत ट्रेजरी। यह खत कभी भेजा नहीं गया था। इसे बस उस आदमी के अपने टर्मिनेशन पेपर्स के साथ ही एक दराज में चुपचाप फाइल कर दिया गया था। एक धीमी और कसैली समझ के साथ अनन्या को एहसास हुआ कि इसे उस सिस्टम ने ही दबा दिया था जिसे वह चेतावनी देना चाहता था। अपने दादाजी की लिखावट को ऐसे ताकते हुए कबीर ने धीमे से कहा, जैसे वो उस आदमी को पहली बार देख रहे हो। वो सब जानते थे। आपके पिता के ऑडिट से, राजीव मल्होत्रा से, या इनमें से किसी के भी होने से दशकों पहले मेरे दादाजी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी। और इसके बदले में उन्हें अपनी नौकरी, अपनी पेंशन और शायद अपनी सेहत से हाथ धोना पड़ा।
इसकी वजह से मेरे पापा गरीबी में बड़े हुए। अनन्या ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। बलवंत ने आपको वो खत यह सोचकर भेजा था कि इससे कोई स्कैंडल लगेगा। इसके बजाय उसने आपको एक हीरो लाकर दे दिया है। अध्याय 42 रिकॉर्ड को सुधारना। एक शांत दोपहर में इस खुलासे ने उस पूरी कहानी का रूप ही बदल दिया जिसे अनन्या का परिवार महीनों से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत वो खत अपने पिता को लाकर दिया और विक्रमादित्य ने उसे चुपचाप पढ़ा। उनके चेहरे के भाव ऐसे शख्स के लिए लगभग गमगीन दिखने वाले किसी भाव में बदल गए जिसे वे कभी नहीं जानते थे। एक नए तरह के सम्मान से भारी आवाज में उन्होंने कबीर से कहा, तुम्हारे दादाजी ने मेरे इस बोझ को विरासत में मिलने से बहुत पहले ही इसे रोकने की कोशिश की थी, और इस रियासत के लोगों की रक्षा करने वाले उसी सिस्टम ने इसके बजाय उन्हें सजा दे दी। अनन्या ने पूछा, हम क्या करें? ट्रस्ट की घोषणा पहले ही हो चुकी है, मुआवजा देने का काम पहले ही चल रहा है। इससे गणित नहीं बदलेगा, लेकिन इससे ये जरूर बदल जाता है कि इस कहानी में किसे याद रखे जाने का हक है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, तो हम ये पक्का करेंगे कि उन्हें याद रखा जाए। सार्वजनिक रूप से मोतीलाल ओबरॉय को किसी टर्मिनेशन फॉर्म पर लिखे गए नाम के रूप में याद नहीं रखा जाएगा। उन्हें उस आदमी के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने बाकी किसी भी इंसान के पास अपनी शुरू की गई बात को पूरा करने की हिम्मत होने से 50 साल पहले इस रियासत के लोगों के साथ न्याय करने की कोशिश की थी। ट्रस्ट की प्रगति पर अगली सार्वजनिक अपडेट के दौरान इस बार इसमें 12 गांवों से आए लोगों की एक साधारण सी भीड़ भी शामिल थी। अनन्या माइक के सामने खड़ी हुई और उन्होंने मोतीलाल ओबरॉय की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने जो गड़बड़ियां खोजी थीं, जिस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया था, वो अनकहा खत जिसने उन तक आखिरकार पहुंचने के लिए आधी सदी का इंतजार किया था, जिनके लिए वो हमेशा से बना था। उसने कहा, ये ट्रस्ट इसलिए मौजूद है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सालों में आखिरकार आराम के बजाय ईमानदारी को चुना। लेकिन इसे 50 साल पहले ही मौजूद होना चाहिए था, जब एक ईमानदार क्लर्क ने अलार्म बजाने की कोशिश की थी और उसकी बात सुनने के बजाय उसे चुप करा दिया गया था। मैं चाहती हूं कि उनका परिवार, मेरा अपना होने वाला परिवार, ये जाने कि उनकी बहादुरी कभी बेकार नहीं गई। बस हम बाकी लोगों को उनके मुकाबले यहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। भीड़ के बीच कबीर अपने पिता के साथ खड़े थे। दोनों की आंखें भावुक थीं। रमेश की आंखें एक ऐसे पिता के लिए आंसुओं से चमक रही थीं जिसे वे मुश्किल से ही जानते थे और तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए थे जब तक कि यह बात सामने नहीं आई थी। उस शाम थोड़ी देर बाद अनन्या को कबीर उसी गार्डन वॉल पर अकेले बैठे मिले जहां उन्होंने प्रपोज किया था। वे अंधेरी होती पहाड़ियों को एकटक देख रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, बलवंत ने इसका इस्तेमाल हमें चोट पहुंचाने के लिए करने की कोशिश की थी। इसके बजाय उसने मेरे परिवार को हमारे वजूद का एक ऐसा हिस्सा वापस दिला दिया जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि हमने उसे खो दिया है। उसके बगल में बैठते हुए अनन्या ने कहा, सच्चाई के साथ यही बात होती है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। वो जैसी है वैसी ही होती है और आखिरकार वो वहां पहुंच जाती है जहां उसे होना चाहिए। कबीर ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर कुछ नर्म और पक्का भाव था। उन्होंने कहा, मैं सोचता था कि खोई हुई सच्चाइयों को ढूंढना सिर्फ मेरी नौकरी है। अब मुझे लगता है कि यह शायद वही चीज हो सकती है जो मुझे तुम्हारे पास ले आए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, हर पुराने राज के आखिरकार सामने आ जाने के बाद अनन्या और कबीर की नजरें खुद शादी की तरफ मुड़ती हैं, लेकिन अतीत का एक आखिरी शख्स जिसके बारे में माना जा रहा था कि उसका मामला बहुत पहले सुलझ चुका है, एक ऐसी मान के साथ वापस लौटता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।